Good morning, all of you. Good morning, Aryan. Good morning, Atharv. Good morning, Aslesa. Good morning, Kirti. Good morning, Vijay, Swayam, Khushi, Ayush. Good morning, Isa. Good morning, Yogeshwari, Sumit. Good morning, Sejal. Good morning, Prajwal, Parth, Anushree, Riya. Good morning, all. बेटा इसमें ये रेडमी करके कोई तो भी स्टूडेंट दिख रहा है, कौन है बेटा ये? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। रेडमी नाम से कौन सा स्टूडेंट है ये? किसका है ये? गुड मॉर्निंग वैष्णवी। बेटा आपका नाम टाइप करके सेंड करेंगे मुझे, क्या नाम है आपका? रीनेम करो। रीनेम वैसे होगा नहीं, नेम टाइप करके सेंड करोगे। ओके, सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे मिक्चुरेशन का स्टडी किए थे। ओके, मिक्चुरेशन सभी लोगों को समझ में आ गया है? किसी को मिक्चुरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है? इफ यस सो मैं रिवाइज कराता हूँ, नो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोगों को डिसऑर्डर जो है ये पढ़ना है, और डिसऑर्डर में हम लोग आज के सेशन में जो स्टडी करने वाले हैं, जिसमें एक तो किडनी फेलियर जो होता है वो हम देखेंगे। ओके, उसी के साथ साथ किडनी फेल होने के बाद यदि प्रॉब्लम आती है तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। तो फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है, ओके, ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगेन इसके लिए एक जो होता है प्रोसेस जो हम रिकवर कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड, जिसे डायलिसिस जो है वो कहते हैं, वो हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सारे कंसेप्ट को आज स्टडी करने वाले हैं। तो विदाउट डिले किए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोगों के मैसेजेस तो मुझे आए हैं। मिक्चुरेशन रिवाइज करना है बेटा? यस, चलो ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जो भी हम लोग यहाँ पे इसके पहले डिसऑर्डर जो देखे थे। ठीक है, फिर हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट भी देखेंगे। आज कुछ स्टूडेंट कम दिख रहे हैं मुझे, बाकी तो है सारे। चलो ठीक है, मे बी थोड़ी देर में आ जाए, नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना आज का टास्क जो है वो तो स्टार्ट कर ही देते हैं। चलो, तो एक बार हम लोग जो पोर्शन है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ये सारी चीजें दिखाई दे रही है प्रॉपरली आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? चलो बढ़िया, 37 स्टूडेंट है अभी, है ना? आ जाएंगे। हाँ बेटा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। वेरी गुड प्रहलाद, ग्रेट। हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मिक्चुरेशन का स्टडी किए। ओके, याद है आप लोगों को? और इस मिक्चुरेशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट देखे थे, तो इसमें हमने क्या देखे थे? एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, क्या कहलाता है ये? मिक्चुरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ह्यूमन किडनी है और इसका कनेक्शन इधर जो है यूरेटर की हेल्प से, ठीक, तो किडनी जो है यहाँ पे जो यूरिन फॉर्म हुआ वो यूरेटर की हेल्प से क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यहाँ पे स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल सेल्स जो कि डेट्रासर मसल होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है तो ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल जाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? तो यहाँ पे दो टाइप के स्पिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल स्पिंक्टर्स जो होता है ये स्मूथ मसल से बना हुआ है, एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स जो है ये स्केलेटल मसल से बना है। तो इंटरनल जो है ये इनवॉलेंट्री होता है और एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स वॉलेंट्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे जो हो रही है,
तो इस प्रोसेस में जैसे ब्रेन को सिग्नल गया एंड रिटर्न बैक एक सिग्नल आता है। पहले तो सेंसरी इंपल्स जाएंगे ब्रेन तक के, सेंस करेगा ब्रेन, और फिर एक मैसेज, रिटर्न मैसेज आता है, दिस इज योर राइट टाइम और प्लेस। तो फिर ये स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं, देन वॉइडिंग होता है। वॉइडिंग मींस मिक्चुरेशन, यूरिनरी यूरिनेशन होता है। ओके, तो अब यहां पे यदि नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो एक तो सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, दोनों भी नर्वस सिस्टम यहां पे काम करते हैं। ओके, जो कि हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का टाइप है, बट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है एक तो ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे ये जो सेंसरी इंपल्स है सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड से ये सेंसरी नर्व हमारे ब्रेन तक के पहुंचेंगे। जैसे ही हमारे ब्रेन तक के जो सिग्नल्स गया, सेंसरी सिग्नल कहेंगे, अब ब्रेन वहां से मोटर सिग्नल बनाता है जो रिटर्न बैक के लिए वापस भेजता है। तो मोटर सिग्नल जो है वो रिटर्न आएंगे और रिटर्न आने के बाद फिर जो भी स्फिंक्टर्स वहां पर प्रेजेंट है उन स्फिंक्टर्स को वहां पे कमांड देंगे कि करना क्या है, ये टाइम प्लेस सही है या फिर नहीं है। ओके, तो इस तरह से यहां पे जो सिग्नल रिटर्न बैक आ रहे हैं इससे हमें समझ में आता है कि अब यहां पे हमें मिक्चुरेशन का प्रोसेस करना है। तो इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है पहले वो हम देख लेते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इंटरनल स्फिंक्टर्स होता है और डेट्रसर मसल्स दोनों पे काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो सिग्नल जैसे यहाँ पे आया, तो ये जो सिग्नल आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से ये जो बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, डेट्रसल मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाए। लेकिन उसी के साथ साथ इंटरनल स्फिंक्टर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखेगा। क्या करके रखेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखेगा, जिसकी हेल्प से ब्लैडर फिल हो जाएगा। जैसे ब्लैडर फिल हुआ फिर ब्रेन से एक सिग्नल आता है, कौन सा आएगा अभी, पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल। ये पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल जब ब्रेन से आएगा तो डेट्रसल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये स्फिंक्टर जो है ये ओपन हो जाएगा और फाइनली इस तरह से यूरिन जो है ब्लैडर से क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो यह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मिक्चुरेशन में समझे थे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम इसी का आगे का जो कंसेप्ट है, आगे का जो पोर्शन है वो हम देखेंगे। ये वाला पोर्शन बेटा अभी क्लियर हो गया सभी को, वैसे तो लास्ट टाइम ही हो गया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टडी किए थे वो एक बार हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया, ठीक है। वेरी गुड बेटा, ग्रेट प्रहलाद। 700 से 800 कैपेसिटी होती है, 800 ml कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की, उतना यूरिन जो है वहां पे फिल हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे यहां पर जो कि है किडनी फेलियर। छोटे छोटे टर्म हम लोगों को आज समझना है एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर में। तो देखो बेटा, एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर मींस हमें मालूम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है एक तो पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा। इतने जो ऑर्गन है इसमें किसी भी जगह पे किसी ना किसी तरह से डैमेज हो जाए या कोई डिफेक्ट हो जाए तो वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम डिसऑर्डर में आएगा, एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर में आएगा, जिसमें सबसे पहले तो आता है बेटा किडनी फेलियर। किडनी फेलियर मींस हमें मालूम है कि किडनी का मेन जो फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन यदि हम देखें तो एक तो यूरिया को रिमूव करना है और दूसरा मेन फंक्शन एक एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट करना है, समझे। बट वो तो अल्टरनेटिव फंक्शन हो गए, बट मेन फंक्शंस की हम बात करें तो किडनी जो है यूरिया को रिमूव करता है, मींस हमारे ब्लड जो है ब्लड को फिल्टर कर रहा है। और किडनी यदि फेल हो जाए तो इस तरह का प्रोसेस यहां पे होगा क्या, नहीं। तो इसको हम सिंपल तरीके से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन किडनी इज नॉट एबल टू, व्हेन किडनी इज नॉट एबल टू रिमूव यूरिया एंड साथ ही साथ वहां पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, नॉट एबल टू रिमूव यूरिया एंड क्या कह सकते, इट्स वेस्ट, ठीक है। अब वेस्ट जो हो सकते हैं क्या हो सकते हैं बेटे, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है।
और वो भी इफेक्टिवली कहां से, हमारे ब्लड से, इफेक्टिवली फ्रॉम ब्लड। यहां पे वैसे एंड इट्स वेस्ट नहीं कहेंगे, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। तो इफेक्टिवली यदि ब्लड से किडनी फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो रहेगी वो रिमूव नहीं करेगा। रिमूव नहीं करेगा तो इसके लिए हमको सिंपल टर्म में अंडरस्टैंड करना है, तो ये कहलाएगा किडनी फंक्शन। समझा बेटा? किडनी फेलियर, सॉरी, ठीक है, क्या कहलाएगा ये? किडनी फेलियर, सिंपल है। ठीक, अब किडनी फेल हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? किडनी का अल्टरनेटिव सोर्स, क्योंकि किडनी यदि फेल हो गई तो जितना भी जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बन रहा है, ठीक है, जो ड्रग्स है, टॉक्सिन्स है, यूरिया है, पैथोजेंस भी है, ये सब रिमूव करने का काम कर रहा है किडनी। अब ये सारी चीजें जो हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है, यदि किडनी काम नहीं कर रहा तो ये सारे जो सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो हमारे बॉडी से रिमूव होंगे क्या? यस और नो? ऑब्वियसली नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। अब देखो किडनी टोटल डैमेज हो गया बेटा, हीमोडायलिसिस नहीं करेंगे अभी, किडनी टोटल डैमेज हो गया है, ठीक है, और दोनों भी किडनी खराब हो गया है, तो उसके लिए हमको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दूसरा किडनी लगाते हैं। टोटल डैमेज हो गया है, ठीक, तो इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और किडनी ट्रांसप्लांट मतलब जो भी एक फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी मतलब जो भी पर्सन है, जनरली सिबलिंग का यूज किया जाता है, तो क्या होगा बेटा? ट्रांसप्लांट करता है, मतलब एक डोनर रहेगा, डोनर जो भी फॉरेन कह सकते हैं हम, फॉरेन का हम किडनी लेंगे। अब फॉरेन किडनी जो है इसे लेकर, अब फॉरेन किडनी में जैसे कि ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या फिर क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज है उसका किडनी लेकर के फाइनली रेसिपिएंट जो है उसकी बॉडी में वो क्या करेंगे? ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कहते हैं इसे। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन एक और चीज, जो भी किडनी ट्रांसप्लांट करेगा वो सिबलिंग हो सकता है, मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर क्लोज रिलेटिव, ठीक है, जो डोनेट कर रहे हैं ऑर्गन्स, जो जनरली डोनेटेड कर रहा है, तो जो भी जो डोनेट कर रहा है किडनी जिसका भी, अब ऐसा नहीं कि किसी का भी हम वहां पे एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, तो जो डोनेटेड जो पर्सन है, ठीक है, डोनेटेड पर्सन जो रहेगा वो कौन होगा बेटा? सिबलिंग हो सकता है, सिबलिंग मीन्स ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, ठीक है, पेरेंट्स, या फिर क्लोज रिलेटिव। ऐसा क्यों होगा इसका मैं रीजन दे रहा हूं, डिटेल रीजन तो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, ठीक। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि क्या है, हर किसी का अपना बॉडी का एक रेजिस्टेंस पावर होता है, अपना हर किसी का अपना एक बॉडी का प्रोटेक्टिव पावर होता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून पावर, ठीक। तो क्या होता है, हमारा बॉडी किसी भी, जब बाहर से कोई पार्टिकल्स या बैक्टीरिया भी आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको मारने के लिए हमारा बॉडी काम करता है, ठीक है। तो एज इट इज ये फॉरेन किडनी जो आ रही है, जो डोनेटेड पर्सन किसी से जो किडनी लिया और उससे जब किडनी लिया तो किडनी लेने के बाद जब हमारे बॉडी में आया तो हमारा बॉडी भी उसको अपना पार्ट नहीं समझेगी, वो किसी और का पार्ट समझेगी, तो उसको मारने के लिए वो अपने जो टॉक्सिक सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करेगी, और जब प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली वो किडनी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, जिसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए टर्म यूज होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या हुआ बेटा, फॉरेन ऑर्गन्स जो रहता है उसको हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया किडनी को। नॉट ओनली किडनी, जो भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब कर रहे हैं तो वो हर जगह पे हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा,
तो ये कहलाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो अब आप बोलोगे कि सर ये जो सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है, क्लोजली रिलेटिव, यदि हमने इनका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए अपनी बॉडी में रख लिए, तो क्या उस टाइम पे इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा? करता है, उस टाइम पे भी करता है, ठीक है। लेकिन क्लोज रिलेटिव के सामने जितना काम कर रहा है, कोई और यदि रहा दूर का, तो उसके साथ बहुत स्ट्रांग इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा। इधर साइड रहा तो ये बहुत स्लो रहता है। तो इसके लिए क्या है, एक ड्रग यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिसे हम इम्यूनो सप्रेसेंट कहते हैं। तो इम्यूनो सप्रेसेंट जो है ये एक ड्रग है जो क्या कर रहा है बेटा, इम्यूनो सप्रेसेंट, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, साइक्लोस्पोरिन ए करके। ये बेटा आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हम 12th में पढ़ेंगे, वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस टाइम पे इस ड्रग को दिया जाता है। तो ये ड्रग से क्या होता है, ये जो इम्यून सिस्टम है ये वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से ये जो किडनी या फिर जो भी ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हुआ उसके रिजेक्शंस के चांसेस कम रहते हैं। अब क्लोजली रिलेटिव है तो ये हमको कम ड्रग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि दूर का है तो हमको ज्यादा ड्रग यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, ज्यादा ड्रग यूज करेंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम को टोटल वीक कर देगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा तो हमको दूसरे डिसऑर्डर तो बहुत आसानी से होंगे, फिर उससे प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? बताओ, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। हेलो, दूसरे डिसऑर्डर तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। हाँ बेटा हो जाएगा, ऑप्शन कुछ नहीं है। देखो, हार्ट खराब हो गया हमारा, किडनी खराब हो गया, तो इसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो हमको इम्यूनो सप्रेसेंट देना पड़ेगा। हाँ, यदि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो उसको दूसरी मेडिसिन देके मार सकते हैं, लेकिन ऑर्गन खराब हो गया तो उसके लिए फिर यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। समझे? तो इम्यूनो सप्रेसेंट क्या कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। तो ये तो हो गया बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन अब कंडीशन ऐसी आई है कि किडनी टोटल डैमेज नहीं हुआ है, किडनी में लिटिल डैमेज हुआ। ये वाला पार्ट समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके, हाँ। तो अब देखो, किडनी टोटल खराब नहीं हुआ है, किडनी फेलियर हुआ है, बट ये स्टार्टिंग फेज है, शुरुआती दौर है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हमारा बॉडी तब से ही रिस्पॉन्स देना चालू कर देता है। ये तो किडनी फेलियर जो होता है, और किडनी ट्रांसप्लांट की जो कंडीशन आती है वो एकदम लास्ट स्टेज जो रहती है तब आती है। बेटा आप लोगों के साथ बहुत से लोगों के मैसेज जो है गलत साइड आ रहे होंगे, को होस्ट में करो या फिर चैट टू एवरीवन करो। ओके, मुझे मैसेजेस दिख नहीं रहे आपके, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद आपके मैसेजेस गलत साइड जा रहे होंगे। अभी आ रहा है। तो अभी देखिए, यहां पे यदि नॉर्मल किडनी में कुछ अफेक्ट हुआ है और उस टाइम पे यदि हम लोगों को उसमें कुछ प्रोटेक्शंस यदि लेना है, तब क्या करते हैं? तो उसके लिए बेटा यहां पे यूज किया जाता है डायलिसिस। तो डायलिसिस जो है ये एक वे है जिसमें हम किडनी के यदि फंक्शन डैमेज होगा तो एक अल्टरनेटिव सोर्स, क्योंकि टेम्पररी किडनी खराब हुआ है और हम उसे मेडिसिन ट्रीटमेंट देके किडनी को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परली जब तक किडनी सही ना हो जाए, रिकवर ना हो जाए, उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक वेरी गुड बेटा प्रहलाद, आर्टिफिशियल किडनी हम कह सकते हैं इसको, ठीक। एंटीबायोटिक तो एक अलग टर्म हो गया बेटा, एंटीबायोटिक डोज तो हम किडनी को सही करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि किडनी की रिकवरी में 1 मंथ का टाइम लगे, तब हम क्या करेंगे? तो उस टाइम पे हम लोगों को फिर यहां पे क्या करना होगा? तो उस टाइम पे हम लोगों को यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करें टेम्परली, कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स जो किडनी के समान काम करेगा, समझे? तो किडनी के समान जो काम करेगा, तो उसके लिए हम लोग यहां पे एक मेथड यूज करते हैं जिसे डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस में क्या होता है बेटा,
इसको यदि हम सिंपल देखें तो रिमूवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल आर्टिफिशियली विदाउट द हेल्प ऑफ किडनी, इस टर्म को डायलिसिस कहते हैं। क्या चीज? रिमूवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल। अब अदर वेस्ट मटेरियल, और वो भी कैसे बेटा? आर्टिफिशियली विदाउट द हेल्प ऑफ किडनी। तो अभी मुझे बताओ, इसके लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो डायलिसिस है। अब डायलिसिस जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक डायलिसिस हम देखिए तो एक होता है बेटा हीमोडायलिसिस, इसके हम टाइप्स देखेंगे। तो एक आता है हीमो डायलिसिस, और इसी के साथ साथ एक होता है बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस। ये टू टाइप्स है डायलिसिस के। ओके, डायलिसिस होता क्या है ये हमें समझ में आ गया है। किसी का मैसेज दिख रहा है मुझे, क्या है बेटा? एंटीबायोटिक अगर दी तो कितने टाइम तक रिएक्ट करेगी? खुशी का क्वेश्चन है बेटा, एंटीबायोटिक दी तो कब तक के उसका रिएक्शंस रहेगा? तो बेटा खुशी, एंटीबायोटिक यदि हम दे रहे हैं तो इसका जो रिएक्शंस हम देखिए तो ज्यादा लंबे टाइम तक के नहीं रहेगा, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है उसको एंटीबायोटिक नहीं मार सकता। ठीक है, एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, उसको ही मार सकता है। तो अब यदि हमने एंटीबायोटिक दी है तो कौन सा एंटीबायोटिक दिए? यदि कोई बैक्टीरिया किडनी में आकर के किडनी के जो लेयर्स है उसको रप्चर कर रहा है, समझ गए? तो अब वो रप्चर कर रहा है तो दो टाइप के हमको डोज देना पड़ेगा। एक तो उस बैक्टीरिया को मार दिया जाए, और दूसरा किडनी में जो इन्फ्लामेशन आ गया है, रेडनेस या स्वेलिंग किसी भी टाइप का वहां पे जो डैमेज हुआ है तो उसको हीलिंग कर दिया जाए। तो ऐसे दो डोज देना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया को हमने मार दिया तो हो सकता है कि उस बैक्टीरिया को का जो रेजिस्टेंस पावर है बहुत स्ट्रांग है, बैक्टीरिया स्ट्रांग है, तो उसको मारने में हमको टाइम लगेगा। तो हमको जैसे फिर जो एंटीबायोटिक का डोज होता है वो 4 डेज का होता है, 3 डेज का होता है, 2 डेज का होता है, या फिर 1 वीक का होता है, समझे? तो वो जो एंटीबायोटिक है वो क्या करता है बेटा? वो उसको मार देगा। एंटीबायोटिक बेटा प्रहलाद होस्ट स्पेसिफिक होती है, तो होस्ट स्पेसिफिक होंगी तो हमारे इंटेस्टाइन में जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको नहीं मारती हो। ठीक, तो अब क्या होगा? वो जो एंटीबायोटिक है डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाएंगे, हमारे बॉडी सेल्स में जाएंगे। ठीक, वहां पे जाके वो एक्ट करती है, तो उतने टाइम तक के वो उसका रिएक्शंस होगा। अब यहां पे हीलिंग में टाइम लग रहा है तो तब तक के बेटा हम बैठे तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली बन रहा है। यूरिया जो है हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली बन रहा है, तो अब क्या होगा ये बताओ? तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेटिव सोर्स लेना ही पड़ेगा ना। डायलिसिस ही इसका बेस्ट ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। दो टाइप की होती है बेटा, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। बट हम लोगों को सिलेबस में पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं दिया है, तो ये मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को हीमोडायलिसिस ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नीड नहीं है, यदि किसी का डाउट रहेगा तो मैं फिर ये समझा दूंगा अलग से आपको, पर आज हम लोग हीमोडायलिसिस ही देखेंगे। ओके, कोशिश करते हैं आज ही चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो जाए, और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा उसमें मैं आप लोगों का ओरल टेस्ट रखूंगा और एमसीक्यू डिस्कशन रखूंगा। ठीक है, मैं ट्यूसडे को आप लोगों का एमसीक्यू डिस्कशन रहेगा, आप लोग एक्सक्रीशन अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। सॉरी, समझे? एक और चीज मुझे ये बताओ, जो लास्ट आप लोगों का टेस्ट हुआ था वो किस टॉपिक पर हुआ था? लास्ट टेस्ट किस टॉपिक पे हुआ था बताएंगे? यार रिस्पॉन्स बहुत धीरे आ रहे हैं आप लोगों के। सर्कुलेशन हुआ था, सर्कुलेशन हुआ था या फिर मिक्स हुआ था ये बताओ? सर्कुलेशन ही हुआ था, सर्कुलेशन ओनली। ओके, ठीक है।
तो अभी इस बार जो आप लोगों का टेस्ट रहेगा वो तीनों टॉपिक को मिला के रहेगा। फर्स्ट रहेगा आप लोगों का डाइजेशन, सेकेंड रहेगा ब्रीथिंग, और थर्ड रहेगा आप लोगों का सर्कुलेशन। तीन टॉपिक संडे वाले टेस्ट में। फोर्थ टॉपिक जो है आपका एक्सक्रीशन, इसका मैं ओरल टेस्ट ले रहा हूं। एमसीक्यू डिस्कशन रहेगा जो ट्यूसडे और थर्सडे होगा, समझे। बट इस संडे मैं आप लोगों को तीन कॉम्बो टॉपिक दे रहा हूं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक जो आएगा, मतलब नेक्स्ट इसमें जो टेस्ट रहेगा उसमें आप लोगों को मैं सेपरेटली एक्सक्रीशन का टेस्ट अलग से रखूंगा, ठीक है। अब यदि संडे क्विज रहा तो ये संडे क्विज नहीं है, आपका ट्यूसडे के दिन मैंने शेड्यूल किया हूं बेटा क्वेश्चनिंग का। और उसके बाद जो नेक्स्ट संडे जो आएगा उसमें तीन चैप्टर मिला के टेस्ट रहेंगे, 720 मार्क्स वाला जो पेपर होता है ना हमारा, उसमें। तो ये रेडी रहेंगे आप लोग इस तरह से, अभी बता दिया हूं मैंने आप लोगों को। तो रिवीजन भी हो जाएगा इस तरह से आपका, और बाकी सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। क्लियर है, समझे। हेलो। एक्सक्रीशन का मैं सेपरेटली अभी ले रहा हूं, और सेपरेटली एक्सक्रीशन का जो टेस्ट है वो आगे नेक्स्ट टेस्ट में लूंगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हीमोडायलिसिस हम देखेंगे। तो हीमोडायलिसिस क्या होता है वो हम समझते हैं पहले। तो हीमोडायलिसिस में देखिए, जैसे कि सपोज ये एक पर्सन है, ओके। अब यहां पे ये जो पर्सन है यदि हम देखें तो ये पर्सन की बॉडी, जैसे कि इसका किडनी खराब हो गया, तो हम यहाँ पे किडनी पे जाके काम नहीं करने वाले डायलिसिस में। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसकी जो आर्टरी होती है उसके साथ एक इस तरह से एक ट्यूब होती है, उसको लेते हैं, और इधर साइड एक मशीन होती है जिसे डायलिसिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायलिसिंग मशीन। तो इस मशीन से हम कनेक्ट कर देते हैं इसे। इस मशीन से कनेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट ये जो ब्लड होता है यहां से होते हुए यहां पे इस तरह से रोटेट होता है, और रोटेट होने के बाद रिटर्न बैक फिर वापस से हम उसको वेंस में रिटर्न पहुंचा देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इसमें इसमें कुछ ऐसा होता है कि पहली चीज तो जितना भी यहां पे हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे कि यूरिया, इसे रिमूव हो जाता है ये। और रिमूव होने के बाद मतलब ये हमारा ब्लड जो है यहाँ पे इंटर किया, और ये ब्लड को रिटर्न बैक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होती है हीमोडायलिसिस की। ये जनरल सा कंसेप्ट, इतना समझा। अब ये प्रोसेस होता कैसे है ये समझेंगे। तो इस प्रोसेस में देखिए जनरली क्या चीज यूज होती है बेटा, कन्वीनियंट आर्टरी का यूज किया जाता है। और कन्वीनियंट आर्टरी का यूज करके यहां पे एक ट्यूब होती है जिसे सेलोफेन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो है कन्वीनियंट आर्टरी से सेलोफेन ट्यूब में जो है वो पास किया जाता है, ठीक है। इस मशीन के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा उस स्ट्रक्चर को भी हम समझेंगे। तो देखिए जैसे कि सपोज ये जो है ये पर्सन है, इस पर्सन का ये बॉडी है, इस बॉडी का जैसे कि सपोज इसका ये जो हो गया ये उसका हैंड हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किए, यहां से कन्वीनियंट आर्टरी को लेकर के इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये कन्वीनियंट आर्टरी जो है यहां पे इस तरह से था, ऐसे रहेगा। अब इसका हम कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। ये एक ट्यूब है, कौन सा ट्यूब कहलाएगा ये, सेलोफेन ट्यूब कहलाएगा। अब ये जो ट्यूब है ये ट्यूब को जो हमारी ये जो मशीन है यहां से जो गुजार रहे हैं हम, तो सेलोफेन ट्यूब जो है यहां से जो पास हो रही है, तो पास होते होते इस तरह से इस तरह से यहां पे क्या होगा, सेलोफेन ट्यूब जो है ये आगे जा रही है।
और यहां पे आने के बाद वापस से हम इसे रिटर्न बैक जो है इधर पहुंचा देंगे। अब यहां पे क्या हुआ देखो, ध्यान से समझो। यहां पे ये जो डायलाइजिंग मशीन है, इसमें इनसाइड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। एनसीईआरटी ने ऐसे डायग्रामेटिकली नहीं समझाया है, ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ लो, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है यहां पे आके कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक, इधर से जो पास हो रहा है ये ब्लड पास हो रहा है कन्वीनिएंट आर्टरी से। ये क्या पास होगा, ब्लड। कहां पे पास हो रहा है, तो इस ट्यूब में। ये जो ट्यूब है क्या है, ये इस ट्यूब को कहते हैं सेलोफेन ट्यूब। उसके बाद इधर साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर प्रेजेंट है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। क्या प्रेजेंट रहेगा यहां पे प्रेजेंट रहेगा एक सॉल्यूशन जिसे कहते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। अब डायलाइजिंग सॉल्यूशन का यदि हम कंपोजिशन देखें तो इसका कंपोजिशन एज इट इज ऐसे ही होगा, किसके समान, प्लाज्मा के समान। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज नहीं होंगी, एक्सेप्शन हम देखें तो इसमें जो है क्या प्रेजेंट नहीं है, नो यूरिया। यहां पे यूरिया नहीं होता, लेकिन जो प्लाज्मा में जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके समान यहां पे इस तरह से इसका कंपोजिशन जो है, मतलब जो हेल्दी पर्सन का जो ब्लड होता है उसके समान इसका कंपोजिशन जो है ये यहां पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन का बनाया जाता है। अब क्या होगा यहां पे, जब यहां से ब्लड होते हुए पास होगा तो ब्लड पास होने के बाद इस तरह से रोटेट करते हुए जब ये आगे बढ़ेगा ब्लड, तो ब्लड इस तरह से आगे जा रहा है। ठीक है, तो आगे जाने की वजह से इसका जो पोर्स जो रहेगा, इस पोर्स से जितना भी यूरिया जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यूरिया जो रहेगा वो क्या होगा, इस तरह से यूरिया या फिर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि मान लो ब्लड में H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो H+ आयन बाहर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर K+ ज्यादा है तो ये बाहर हो जाएंगे, या फिर यूरिया ज्यादा है तो ये यूरिया यहां से बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से यहां पे क्या होगा, मेन जो फंक्शन है वो रिमूव करना है, किस चीज को, यूरिया को। तो इस तरह से यहां पे क्या है, यूरिया जो है ये रिमूव हो जाएगा। और जैसे यूरिया रिमूव हुआ तो इसको रिटर्न बैक इधर ला करके वापस से हम लोग वेन में कनेक्ट कर देते हैं और बॉडी में रिटर्न बैक आ जाता है। तो इस तरह से बेटा ये एक आर्टिफिशियल किडनी बन गया। और देखो टाइम टू टाइम क्या होता है, ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है सब परमानेंट नहीं रहता बेटा, इसको रिमूव किया जाता है फिर वहां पे चेंज किया जाता है, फिर रिमूव किया जाता है फिर चेंज किया जाता है, क्योंकि कंपोजिशन बदलते जाएगा ना। तो इस तरह से बेटा ये एक हीमोडायलाइजर है जिसमें जनरली ये जो है ये प्रोसेस हो रही है। लेकिन इसमें एक और चीज, जब कन्वीनिएंट आर्टरी से ब्लड को इधर ऐड किया जाएगा तो यहां पे हमको ऐड करना पड़ता है क्या चीज, एक एंटीकोगुलेंट। ठीक, जैसे कि जब हम यहां से इसको ऐड कर रहे हैं तो ये जो ब्लड है, तो ब्लड में हम लोगों को यहां पे हिपेरिन जो है ये ऐड करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहां से जब इधर गया तो जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस जो है इतना मेंटेन करना पड़ता है। और जब रिटर्न बैक यहां से वापस से हम जब ब्लड को वापस हमारे बॉडी में पहुंचाएंगे तो इस 0 डिग्री सेल्सियस को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमें ऐड करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहां पे हमें एंटी हिपेरिन जो है, क्या चीज, एंटी हिपेरिन जो है इसे यूज करना पड़ेगा और रिटर्न बैक हमारे बॉडी में वापस से उस ब्लड को जो है पहुंचा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखो बेटा हिपेरिन जो होता है ये जब बाहर आएगा तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, तो ब्लड क्लॉट ना हो तो उसके लिए हमने एंटीकोगुलेंट यूज किया। लेकिन इसको रिटर्न बैक हमने भेजे तो जितना हिपेरिन हमारे ब्लड में होना चाहिए बॉडी के अंदर उतना ही रखेंगे हम, और जितना हमने बाहर से दी है उतना एंटी हिपेरिन डाल के उस हिपेरिन के एक्शंस को इनएक्टिव करके रिटर्न बैक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से यहां पे ये प्रोसेस होती है जो हीमोडायलिसिस कहलाता है।
समझ में आ गया बेटा हीमोडायलिसिस? अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अच्छे से समझेगा, या फिर मैं एनसीईआरटी का डिक्टेशन भी ले लूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, बट सबसे पहले आप कंसेप्ट जो है ये क्लियर कर लो। ओके, ऐसा। अब एनसीईआरटी ने देखो इतने अच्छे से डायग्रामेटिकली नहीं बताया है, एनसीईआरटी ने तो वर्ड टू वर्ड समझा दिया है, लेकिन समझना हमें है। तो यही है बेटा, हमने जो इस कंसेप्ट को डिजाइन किया है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी? ओके ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली ये हमारा प्रोडक्शन हो गया। अब यूरिन जो है, जो हमारा मिक्सचुरेशन में आगे एक टर्म जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। लिखना है, 1 मिनट जल्दी से बेटा, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अथर्व लिख रहे हो? लिख लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट पार्ट, यूरिन क्या है, उसका कलर क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो हम समझ लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट से बेटा जो अभी हम लोगों को आज स्टडी करनी है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन, जैसे कि यूरिन, ये क्या है, इसका कंपोजिशन कितना होता है, ये हम देखेंगे। तो पहली चीज तो बेटा, कितना यूरिन एक दिन में प्रोड्यूस होता है, बताओ। यूरिन प्रोड्यूस इन अ डे, पॉइंट नंबर 1। कितना होता है? चलो बहुत से लोगों के आंसर आ गए हैं। प्रहलाद, यश, योगेश्वरी, अथर्व, खुशी। बेटा क्या बता रहे हो अथर्व, खुशी? नो, यूरिन कितना बना वो पूछ रहा हूं मैं, एक दिन में। 180 लीटर नहीं बेटा स्वयं, वो तो फिल्ट्रेट था। 180 लीटर में से सारा रीअब्जॉर्ब हो गया, जो फॉर्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 1.5 लीटर ही होता है। सिर्फ एक दिन में सिर्फ इतना ही यूरिन बनता है, इससे ज्यादा यूरिन नहीं बनता है। ओके, पहली चीज, एक एवरेज हेल्दी पर्सन और हेल्दी किडनी जो है पर डे इतना यूरिन बनाती है। सेकंड, यूरिन का पीएच कितना होता है? कितना होता है बेटा यूरिन का पीएच? यूरिन का जो पीएच है, वेरी गुड, यूरिन का पीएच जो है एसिडिक होता है, मींस 6 पीएच यूरिन का होता है। बट जनरली बेटा एज और डाइटरी कंडीशंस जो है ये भी डिपेंड करती है, बट जनरली ज्यादातर यदि हम देखा जाए तो उसका जो पीएच है 6 ही होता है। कलर हम देखेंगे यूरिन का तो कैसा होगा बताओ? वेरी गुड, पेल येलो कलर होता है। किसकी वजह से होता है बेटा येलो कलर? पेल येलो कलर होता है। ओके, ड्यू टू यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम जो है ये एक पिगमेंट है, और इस पिगमेंट की वजह से जो है यूरिन का कलर जो है वो पेल येलो होता है। वेरी गुड बेटा, डिपोजिशन ऑफ बाइल जो है इसकी वजह से यूरिन का कलर जो है, ठीक है, मींस यूरोक्रोम का फॉर्मेशन होगा, और यहां पे इसका जो कलर जो रहेगा वो कैसा रहेगा? पेल येलो रहेगा। ठीक, अब ये प्रोसेस आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़े थे। ये स्प्लीन है, इधर साइड ये लीवर है, ठीक है। लीवर के बाद हम लोगों ने यहां पे इस तरह से इंटेस्टाइन देखे थे। फिर स्प्लीन जो है जब ब्लड, ठीक है, यहां से जब आया तो हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होगा तो ये इधर पहुंच जाएगा लीवर के पास। लीवर के पास जाके बाइल बनेगा। बाइल यहां से कहा जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कुछ तो ये बाहर चला जाएगा और कुछ हमारा एब्जॉर्ब होता है, वो यूरोक्रोम बनाता है। ठीक है, हाँ, आरबीसी जब वार्म आउट होती है तब होता है, ये पढ़े थे हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यदि हम देखें तो यूरिन जो है इसका ऑर्डर भी होता है स्पेसिफिक। वेरी गुड, पंगेंट स्मेल होती है बेटा। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि यूरिया बना है बेटा, ठीक। और कभी कभी यूरिया से अमोनिया, हाँ, यहाँ पे यूरिया जो है ये पास होती है, लेकिन देखो यूरिया का एक फॉर्मूला हम देखें तो कैसा होता है? NH2, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने,
CONH2, और इससे कभी कभी अमोनिया भी रिलीज होता है। तो अमोनिया जो रिलीज होगा यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसका जो है थोड़ा सा स्मेल आप देखोगे। और यूरिया एक दिन में कितना पास होता है हमारे बॉडी से, ये भी पूछा जाता है। तो कितना यूरिया पास होगा बेटा, यूरिया जो पास हो रहा है इन अ डे हमारे बॉडी से कितना होता है, वेरी गुड, 25 से लेकर के 30 ग्राम्स के आसपास इतना यूरिया जो है पर डे हमारे बॉडी से, यहां पे भी पर डे आएगा, ठीक है, क्या होता है, रिलीज होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जो आप लोगों को यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इस टर्म से रिलेटेड, जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा नॉर्मल यूरिन और इसके कंपोजिशन और कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो बताया मैंने। अब यहां पे देखिए, यदि यूरिन नॉर्मल नहीं रहे तो यूरिन क्या होगी, एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल यूरिन क्या होगा वो हम देखेंगे। इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझने वाला क्या है, तो डेटा है, याद ही रखना पड़ेगा आपको, इस तरह से होता है। अभी देखिए नेक्स्ट जो पोर्शन है यहां पे यदि हम देखें, तो इसमें पहली चीज तो क्या चीज, एबनॉर्मल यूरिन की हम बात करें, तो एबनॉर्मल यूरिन जो है, जनरली यूरिन में ग्लूकोज नहीं मिलता है, यूरिन में प्रोटीन नहीं मिलता है, यूरिन में आरबीसीज नहीं होती है, समझ गए। लेकिन कभी यदि उसमें ये सारे सब्सटेंस प्रेजेंट रहे तो फिर क्या कहेंगे बेटा, वो यूरिन नॉर्मल ना रह के एबनॉर्मल है, ठीक। यस का क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज डिफरेंस यूरिन एंड यूरिया। देखो बेटा, यूरिन और यूरिया यदि हम देखें, तो जैसे कि सपोज यहां पे ये मैंने लिया वाटर, क्या लिया बेटा मैंने, यहां पे ये ले लिया मैंने वाटर, लेकिन यदि इस वाटर में मैंने 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया, समझे, तो ग्लूकोज इसमें डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व होने के बाद ये एक लिक्विड, एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन बनने के बाद कितना लिया बेटा, तो इसमें ग्लूकोज कितना है, 1 ग्राम है, वाटर कितना है, हो सकता है उसका 99 ml के आसपास होगा, 100 होगा। तो वाटर कितना है और ग्लूकोज कितना है, वो टोटल बना वो क्या है, सॉल्यूशन। तो यूरिन जो है एक लिक्विड हो गया बेटा हमारा, एक सॉल्यूशन, एक कंपोजिशन, और उसमें केमिकल कंपोनेंट जो प्रेजेंट है वो यूरिया है। तो ये डिफरेंस होता है यूरिन और यूरिया में। यस बेटा, समझ में आ गया? हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एबनॉर्मल यूरिन की हम बात करेंगे, तो एबनॉर्मल यूरिन में सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोज यूरिया हम समझेंगे क्या होता है। अब ग्लाइकोज यूरिया की हम बात करें, तो यहां पे देखिए ग्लाइकोज यूरिया जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, यहां पे जब फिल्ट्रेशन हुआ तो जितना भी ग्लूकोज है वो यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां आने के बाद इसका जब रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो रीएब्जॉर्प्शन पे ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, रिटर्न बैक चला जाता है, पढ़े हम लोगों ने इस तरह से पहले, ठीक है। लेकिन अब ये रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ये डायरेक्टली यहां से रिटर्न बैक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूरिन में जब ये रीएब्जॉर्ब हो गया तो ग्लूकोज का अमाउंट मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन यदि ग्लूकोज यूरिन में हमें मिल रहा है, ग्लूकोज इन यूरिन यदि हमें मिल रहा है, तो उस टर्म को कहेंगे क्या चीज, ग्लाइकोज यूरिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यदि हमारे ब्लड में क्या चीज, ये हमारा ब्लड है, यदि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट जो है ये बढ़ गया, बढ़ने के बाद जब ये हमारा फिल्ट्रेट है, तो फिल्ट्रेट में भी ग्लूकोज जो है ये बहुत ज्यादा रहेगा,
बहुत ज्यादा होने की वजह से जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ऑलरेडी जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो रीएब्जॉर्प्शन जितना चाहिए उतना ही होगा, उससे ज्यादा होगा क्या? नहीं। और जब ज्यादा नहीं होगा तो उसकी वजह से फिर क्या होगा बेटा? हमारे यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, क्या चीज? इसका रीजन जो है एक डिसऑर्डर हो गया है। उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं बेटा? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस दो तरीके से हो सकता है, या तो हमारे बॉडी में इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो गया है जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा था, दूसरा इंसुलिन रहने के बाद भी ग्लूकोज जो है वो ज्यादा हो गया है। तो हमारे क्या बेटा? ब्लड शुगर इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा शुगर हमारे फिल्ट्रेट में देखने को मिलेगा, और फिल्ट्रेट में यदि ज्यादा रहा तो पीसीटी जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो हमारे यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा मिलेगा, और इस टर्म को ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। इसको मैं एक फ्लो चार्ट में आप लोगों को बता देता हूं। क्या चीज बेटा? जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा बेटा? मोर शुगर इन फिल्ट्रेट। मोर शुगर जो है वो फिल्ट्रेट में भी ज्यादा मिलेगा, और जब फिल्ट्रेट में जब बहुत ज्यादा शुगर रहेगा तो पीसीटी जो है इज नॉट एबल टू रीअब्जॉर्ब द ग्लूकोज। इसके आगे यदि हम देखें तो यहां पे क्या होगा? यहां पे पीसीटी इज नॉट एबल टू रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज। ओके, तो अब क्या होगा बताओ? यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा, और यूरिन में जब ग्लूकोज ज्यादा मिला तो क्या हो गया बेटा? ग्लाइकोज यूरिया हो गया। समझा? ठीक है। अब एक होता है अगेन एक और डिसीज जिसे कीटोन यूरिया कहते हैं। ग्लाइकोज यूरिया समझ में आ गया ना बेटा? अब हम कीटोन यूरिया देखेंगे। ओके, छोटे छोटे पार्ट से छोटे छोटे डिसऑर्डर है और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो, इसको आप डायरेक्टली यदि मैं चाहूं तो मैं सिर्फ ये टर्म बता सकता था कि क्या हुआ, डायरेक्टली स्टेटमेंट बता देता ऐसा हो गया, खत्म काम, याद कर लो। बट ऐसा नहीं है ना, ये हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझना पड़ेगा, और समझा हुआ ही तो हमें अच्छे से याद रहेगा। चलो नेक्स्ट हम कीटोन यूरिया देखते हैं। ये क्या होता है ये हम देखेंगे। तो कीटोन यूरिया की हम बात करें तो कीटोन यूरिया मींस हमारे बॉडी में कीटोन बॉडी बनेगी, और कीटोन बॉडी फॉर्म होने की वजह से कीटोन जब हमारे बॉडी में फॉर्म हुआ तो वो क्या होगा? हमारी यूरिन में भी मिलेगा। तो जब कीटोन बॉडी हमारे यूरिन में मिलेगा तो उस टर्म को कीटोन यूरिया कहते हैं। ठीक, चलो ये तो ऐसा हो गया कि रट लो, बट रटना नहीं है, हमें समझना है। तो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कीटोन बॉडी होती क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे समझने के लिए क्या होता है बेटा? जनरली जैसे कि सपोज ये जो पर्सन है, ठीक है, अब इस पर्सन की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज जो है ये स्टोर होता है कहां पे? लीवर में। और लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होगा बेटा? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज जो है स्टोर हुआ है। अब ग्लूकोज स्टोर होने के बाद अभी क्या होगा बेटा? इस पर्सन को हमने खाना नहीं दिया, बहुत भूखा है ये बेचारा, ठीक है, फास्टिंग कर रहा है। फास्टिंग क्यों कर रहा है ये फास्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका फैट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसने डिसाइड किया कि आज से खाना कम खाऊंगा ताकि मेरा हेल्थ जो है वो सही हो जाए। तो अब जब कोई पर्सन खाना नहीं मिलेगा उसको, तो ऑब्वियसली उसके बॉडी में जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ?
एक हार्मोन आता है जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है, जो कहां से आता है बेटा, बताओ जल्दी से, कौन सा हार्मोन है वो? वेरी गुड। अभी क्या होगा, पेनक्रियास से एक हार्मोन आएगा जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। हो गया कन्वर्सन, ग्लाइकोजन का कन्वर्सन ग्लूकोज में हो गया। अभी अब ये तो हो गया। तो अभी देखो जितना भी अमाउंट में हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ था उसका यूज हो गया। अब यूज होने के बाद, ठीक है, मतलब क्या, वो फास्टिंग के टाइम पे ग्लूकागॉन ने, ठीक है, डायरेक्टली लीवर पे गया और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ दिया। ठीक, ये फर्स्ट केस था। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 थी। सेकंड कंडीशन अब क्या होंगी बेटा, जैसे ही ग्लाइकोजन यूज हो गया, अब हमारे बॉडी में लिपिड जो होता है, अब इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो फैट बना हुआ है वो लिपिड के फॉर्म में बना हुआ है। तो वो जो लिपिड है, इससे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद इसका यूज होगा एज ए एटीपी। अब एटीपी सोर्स के लिए लिपिड यूज हो रहा है, और लिपिड का जब ब्रेकडाउन होगा, तो लिपिड का ब्रेकडाउन होने की वजह से यहां पर कीटोन बॉडी बनेगी, और ये जो कीटोन बॉडी है वो हमारे यूरिन में मिलेंगी फिर। ठीक है, और कीटोन बॉडी हमारे यूरिन में मिलेंगी, तो इस कंडीशन को कीटोन यूरिया कहते हैं। ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। समझ गए? वीडियो पॉज तो नहीं हो रहा है, चल रहा है ना सही? रिस्पॉन्स करो बेटा, कीटोन यूरिया समझ में आया कि? एनसीईआरटी ने एक लाइन बता के खत्म कर दिया, बट उसका मेन कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है। कंसेप्ट क्लियरिटी पे मैं फोकस करता हूं, हमेशा याद रखना बेटा। और कंसेप्ट क्लियरिटी यदि अच्छी रही तो ही हमें सारी चीजें अच्छे से याद होंगे। नेक्स्ट पार्ट अब देखेंगे, और एबनॉर्मल यूरिन वाला कंसेप्ट देख रहे हैं हम लोग। तो एबनॉर्मल यूरिन जो है, अब यदि हम देखें तो इसमें पहली चीज तो अब हम जो देखेंगे हिमेटयूरिया देखेंगे। हिमेटयूरिया मींस यूरिन जो है इसमें अब हम लोगों को आरबीसी मिल रहा है। जनरली आरबीसी पास हो रही थी क्या बेटा? जब ये बोमेंस कैप्सूल है और इस ग्लोमेरुलस से जब पास हुआ था, तो पास होने के टाइम पे मुझे ये बताओ, यहां से आरबीसी आई थी क्या? नहीं आई थी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये हमारा अफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल और ये हमारा ग्लोमेरुलस, तो कंडीशन क्या हुआ, किसी कारण से ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें इन्फ्लामेशन आ गया। इन्फ्लामेशन आने की वजह से ये जो फिनेस्ट्री है इसके पोर्स ओपन हो गए। तो अभी क्या होगा, आरबीसी जो है वो वहां से निकल के हमारे फिल्ट्रेट में आ जाएगा, और फिल्ट्रेट में आने के बाद जब यूरिन में आरबीसी मिलेगा तो इस कंडीशन को हिमेटयूरिया कहते हैं। ठीक है, तो यूरिन जो है इस टर्म में, अब इस कंडीशन पे यूरिन जो है हमें कैसे देखने को मिलेंगी बेटा? तो यूरिन जो है वो पिंकिश कलर की जो है, ये जनरली दिख सकती है पिंकिश, या फिर रेडिश कलर की यूरिन कभी कभी पास होती है। तो रेडिश कलर की यूरिन का पास होना, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? हमारी ग्लोमेरुलस में कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन आ गया है। वेरी गुड, उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलस में कोई इंफेक्शन हो गया, ठीक है, मींस इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन आ गया, तो फिल्ट्रेट जब होगा तो उसमें आरबीसी देखने को मिलेंगी, और जब आरबीसी देखने को मिलेंगी तो क्या है, हाँ बेटा, इन केस ऑफ किडनी स्टोन ब्राइट डिसीज, हाँ बेटा प्रहलाद, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे ये कंडीशन होती है। अब यहां पे देखो, इसी के साथ साथ यहां पे प्रोटीन भी आ सकते हैं। जनरली प्रोटीन पास हुआ था क्या? नहीं। तो जब प्रोटीन आएगा तो उस टर्म को क्या कहेंगे? प्रोटीन यूरिया कहेंगे। समझ रहे हो? प्रोटीन यदि पास होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटीन यूरिया कहलाएगा। तो इस तरह से बेटा यहां पे ये जनरली
जो है कंडीशन बनती है, पहली चीज। ग्रेट, स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ ले लो फिर। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो हम समझ लेते हैं। हो गया, चलो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसका रोल, उसका फंक्शंस क्या क्या है ये हम समझ लेते हैं। फाइनली आज यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो मतलब जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा रहेगा हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज का चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है वो टेस्ट रहेगा, ओरल टेस्ट होगा, वीडियो ऑन करके लूंगा, मैं अभी बता दे रहा हूं। ठीक, पहले एक्सक्रीशन पढ़ेंगे फिर लोकोमोशन पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो रेडी रहेंगे बेटा, वीडियो ऑन रहेगा, एनसीईआरटी या नोटबुक सामने नहीं रखेंगे, और जिससे क्वेश्चन पूछा जाए वो वीडियो ऑन करके आंसर देगा। और अभी मुझे 39 स्टूडेंट दिख रहे हैं, ठीक है, नियर अबाउट 40 स्टूडेंट आप लोग रहते हो, सारे के सारे मुझे मिलना चाहिए। आज कुछ कम है बेटा, 40 से ज्यादा ही रहते हैं, 45 प्लस स्टूडेंट होते हैं आपके बैच में, तो उतने स्टूडेंट मुझे मिलना ही चाहिए। जो एब्सेंट रहेगा उसके पेरेंट्स से फिर मेरे को बात करवा देना, कोई प्रॉब्लम होगी तो। किसी के कैमरे में प्रॉब्लम है तो पहले से आप आपके पेरेंट्स से बात करवा देना, नंबर है मेरा, कॉल कर लेना। नहीं कॉल होगा तो पहले टाइम ले लेना मुझसे कि सर किस टाइम पे फोन करूं, ठीक है। लेकिन किसी भी टाइप का वहां पे मुझे कुछ भी वहां पे एडजस्ट नहीं होगा, जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाए वो, स्पेशली एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी रख रहा हूं क्योंकि तीनों चैप्टर का मिला के आपका संडे टेस्ट रखने वाला हूं मैं, इसलिए अभी जो रहेगा वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पे ही टेस्ट लूंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो डिस्कशन तो बाद में होगा, पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो बी रेडी, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट अभी हम देखेंगे, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है बेटा, एक तो लंग्स, लीवर और स्किन। लंग्स है, लीवर है एंड स्किन है। लंग्स हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज कर रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा बेटा, जब C6H12O6 जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस बेटा 9 स्टेप मैकेनिज्म से एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ये आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में ये किस तरह से प्रोसेस होता है ये हम समझेंगे, बट आपको ये भी इसी तरह से याद रखना है, जिसकी वजह से बेटा 200 ml पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लंग्स से रिलीज होता है, ठीक है। ये भी एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है। हाँ बेटा, इसका संडे ट्यूसडे को ही हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्लास रहेगा ना, डायरेक्ट तभी रहेगा, ठीक है। लीवर जो होता है बेटा, हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, क्या चीज, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये जो है ये क्या हो गया बेटा, लीवर से फॉर्म हुआ। साथ ही साथ कोलेस्टेरॉल भी होता है बेटा, ड्रग्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स, और क्या है बेटा, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, और विटामिन भी होता है। चीजें देखो, आप बोलोगे सर विटामिन हमारे लिए इसेंशियल है, लेकिन हमारे बॉडी को जितना विटामिन चाहिए वो यूज हो गया, एक्सेस अमाउंट में विटामिन को स्टोर नहीं किया जाता बेटा, उसको रिमूव कर लिया जाता है। फिर जब आगे दूसरा विटामिन लगेगा तो फिर से हमारा बॉडी ले लेगा, ठीक है। हर दिन आपका बॉडी विटामिन ले रहा है तो एक्स्ट्रा के विटामिन को स्टोर ना करते उसको रिलीज कर देता है। ड्रग जितना जरूरत थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए उतना ड्रग यूज किया, उसको बाहर निकाल दिया। कोलेस्ट्रॉल जो है या फिर जो बाइल पिगमेंट है, ये सारी चीजें जो है बेटा क्या होता है, लीवर के थ्रू
एक्सक्रीट होती है। ठीक, समझ गए? हाँ बेटा, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्किन। अब स्किन की यदि हम बात करें तो स्किन जो है यहां पे दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक सेबेसियस ग्लैंड होता है और एक सूडोफेरस ग्लैंड होता है। तो सूडोफेरस ग्लैंड जो होता है जिसे स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। सूडोफेरस ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड जो होता है, आपने देखे होंगे जब स्वेट निकलता है तो वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है, मीन्स स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे NaCl होता है, थोड़ा सा इसमें यूरिया भी होता है, समझे, और साथ ही साथ इसमें लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये सब्सटेंसेस जो है स्वेट ग्लैंड के थ्रू, ठीक है, स्किन की हेल्प से बेटा क्या होता है, रिमूव होता है। इसी के साथ साथ स्किन में अगेन एक और ग्लैंड होती है जिसे सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। और ये सेबेसियस ग्लैंड जो होता है, आपने देखना कई बार हमारे बॉडी से ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट होता है जिसे सेबम कहते हैं, ठीक है। ऑयली सब्सटेंस, किसी की ऑयली स्किन हो जाती है ना तो उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ऑयल रिलीज होता है, तो हमारा बॉडी भी ऑयल बाहर निकालता है बेटा, ठीक। तो ये जो होता है बेटा इसको ऑयल ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो ऑयल ग्लैंड हमारे बॉडी से वैक्स जो है ये भी रिमूव करता है, हमारे बॉडी से स्टेरॉल्स जो होते हैं ये भी रिमूव करता है, और हमारे बॉडी से जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये भी रिमूव करता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी से कुछ सब्सटेंसेस जो है ये रिमूव होते हैं स्किन की हेल्प से। तो स्किन भी जो है ये क्या हो गया हमारे लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और सलाइवा जो होता है बेटा, तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया हमारे सलाइवा से भी रिमूव होता है, तो ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। समझ में आ गया? क्रिएटिनिन मैंने बेटा एक आपको टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था मैंने, पार्थ पढ़े नहीं बेटा? क्रिएटिन एक अमाइनो एसिड होता है, जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है तो उस अमाइनो एसिड का यूज करता है, तो क्रिएटिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्रिएटिनिन होता है, और क्रिएटिनिन जो है वो हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू रिमूव होता है। तो ये भी एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है, बट जितना लिमिट होता है उतना ही होता है, उससे ज्यादा हुआ तो हमारे डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। 1 से 3% के आसपास जो उसका जो है कंसंट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा रेनल कैलिकुलाई। अब हम रेनल डिसऑर्डर हम देखेंगे, समझे। टीयर बेटा एक्सक्रीटरी पार्ट नहीं है हमारा। नेक्स्ट आपने देखे होंगे किडनी स्टोन, सुने होंगे नाम, जिसे रेनल कैलिकुलाई कहते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स जो होते हैं जब हमारे किडनी में जब आपस में से सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में जब फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम किडनी स्टोन या फिर रेनल कैलिकुलाई कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल से ही, ठीक है, जो हमारे यूरिन पासेस को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, जनरली कैल्शियम ऑक्सलेट। तो इससे ये कहां कहां देखने को मिल सकते हैं, किडनी में भी देखने को मिल सकते हैं, यूरेटर में भी हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकते हैं, यूरेथ्रा में भी हो सकते हैं। और जब ये ऐसा पत्थर जैसा बन जाएगा हार्ड, तो ये हमारे जो पासेस है यूरिन का उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। यूरिन का पासेस जब ब्लॉक हो गया तो फिर ऑब्वियसली बेटा हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में रहेंगे, तो ये क्या कहलाता है, किडनी स्टोन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। देखिए जब आइटिस ऐसा टर्म यूज आता ना, जैसे ब्रोंकाइटिस, हिपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन होना कहते हैं उसे, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन आता है, जिससे आरबीसी या फिर प्रोटीन हमारे फिल्ट्रेट और यूरिन में देखने को मिलेगा, जो कि क्या कहलाएगा बेटा, हमारे हिमेट या फिर प्रोटीन यूरिया कहलाता है। समझ में आ गया इतना पार्ट? किसी को कुछ पूछना है? फाइनली ये पोर्शन था आज हम लोगों ने जो देखे, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं हम लोग। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी के भी बेटा कुछ भी डाउट है अब तक जो पढ़ाया, कुछ भी चीजें आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।
इस तरह से फाइनली आज आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है सक्सेसफुली। नेक्स्ट हम लोग लोकोमोशन का स्टडी, एक्सक्रीशन हो गया ना हमारा, हाँ लोकोमोशन स्टडी करेंगे। किसी ने कुछ तो पूछा था, मैं आपको एक्सक्रीशन बोला था ना शायद, एक्सक्रीशन तो हमारा हो गया है। हाँ डिसयूरिया बेटा एक डिसीज है, पेनफुल यूरिनेशन होता है। हाँ बेटा प्रहलाद, मैं थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको सर्कुलेशन पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा, शायद मैंने ऐसा बोला था किसी को, है ना। आप लोग याद दिलाए थे, मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि दूसरे बैच में सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो है लोकोमोशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे पढ़ाने के पहले बेटा आपका टास्क ये रहेगा कि आप लोग जो है क्या चीज, लोकोमोशन का अच्छी तरह से खुद से पहले अपने लेवल पे स्टडी कर लेंगे। यदि स्टडी कर लोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आपका स्टडी अच्छा हो और सारा पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आए, तो आप लोग अपना बेस्ट जो स्टडी होता है वो कर लीजिए। चलो तो अभी एक काम करता हूं, मैं एनसीईआरटी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम आगे का जो कंसेप्ट है वो समझेंगे और एक बार रिवाइज करते हैं सारे पोर्शन को। तो देखिए यहाँ पे मिक्चुरेशन दिख रहा है हम लोगों को, टाइम बहुत कम है, कम टाइम में बहुत सारे पोर्शन जो है मैं एनसीईआरटी वाला पार्ट में आप लोगों को समझा दे रहा हूं जो भी मैंने पढ़ा है यहाँ पर। तो देखिए बेटा यहाँ पे मिक्चुरेशन क्या है। मिक्चुरेशन मीन्स यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां से, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में जब यूरिन मतलब फिल्ट्रेट हुआ तो यूरिनरी ब्लैडर तक के जो फ्लूइड जो पास होगा वो कहलाएगा यूरिन। अब यूरिन जो है वहां पे क्या होंगी, कुछ टाइम तक के स्टोर होंगी, तो ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन टेम्परली स्टोर होता है और उसके बाद ये फील होता है तो एक सिग्नल हमारे ब्रेन तक के पहुंचेगा। तो ये बताया एक सिग्नल जो है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर पे जो रिसेप्टर्स है उसने हमारे ब्रेन तक के जैसे ये फील होता है तो एक रिस्पॉन्स जो भेजा, सिग्नल भेजा, और ब्रेन से एक रिस्पॉन्स वापस आता है। ठीक है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ब्लैडर की वॉल के पास थे जिसने सिग्नल भेजा सीएनएस को, और सीएनएस ने मोटर पासेस, मोटर पासेस मतलब जो भेज रहा है वो मोटर कहलाता है और जो ले रहा है वो सेंसरी कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से अभी यहां पे क्या होगा, जैसे ही एक सिग्नल भेजा, ज्यादा हो गया क्या आगे, हाँ जैसे ही सिग्नल जो है रिटर्न बैक सेंड किया, तो रिटर्न बैक जाते ही स्मूथ मसल्स जो हमारे ब्लैडर में प्रेजेंट थे, ठीक है, वो क्या होंगी बेटा, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर, और यहां पे जो स्पिंक्टर्स थे, यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स कहते हैं जिसे, वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यूरिन जो है रिलीज हो जाएंगी। देखो अभी आपको एक और चीज बता देता हूं बेटा, ये जो यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा की ओपनिंग जो होती है उसे यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। कभी कभी पूछ सकते हैं तो याद रखना, यूरेथ्रल मिएटस, ये क्या होता है बेटा, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ओके, किडनी स्टोन क्यों होता है, किडनी स्टोन बेटा इसलिए होता है कि क्या कहते हैं, बहुत देर से कॉल आ रहा है मुझे किसी का। हाँ, किडनी स्टोन मींस क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ना उसके पार्टिकल्स जो है आपस में से जमन, मतलब क्या कहते हैं बेटा, हार्ड बन के हमारे बॉडी को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब यूरिन पासेस को किडनी में। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए होता है बेटा जब हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो पानी कम पीते हैं तो जो हमारे बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस जस्ट लाइक जो स्टोन लाइक जो सब्सटेंसेस जो फॉर्म होते हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव नहीं होते। इसलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए, जितना ज्यादा आप वाटर जो लोगे बेटा, जितना ज्यादा वाटर ड्रिंक करोगे तो उससे जितना हार्मफुल पार्टिकल्स है, सब्सटेंसेस है, ये सारे हमारे बॉडी से बाहर निकलते जाते हैं। ठीक है, तो पानी जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा हेल्दी रहोगे, ठीक है, उतने यंग रहोगे आप। ठीक है, ओके, कोई कॉस्मेटिक का यूज करने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली आपका जो फेस है वो एकदम ग्लो करेगा। हाँ, बहुत बड़ा फॉर्मूला मिल गया आज तो गर्ल्स लोगों को, है ना। अब कई गर्ल्स सोच रही होंगी आज से मैं भी बहुत पानी पीऊंगी, फिर मुझे कॉस्मेटिक का यूज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ग्लो दिखेगा मेरे फेस पे। हाँ बेटा, ये रियलिटी है, सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये। आगे देखते बेटा, देखो क्या हो गया बेटा, यूरिन जो है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, जब पास होंगी तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म्स होती है इसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये सिग्नल गया, रिटर्न बैक आया, ओपन हुआ और पास हो गया, तो ये क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब कोई भी एडल्ट की हम बात करें तो उसमें 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक दिन में पास होगा,
जिसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है और पीएच 6 होता है। ऑर्डर जो होता है क्या है, पंगेंट जो है उसकी स्मेल देखने को मिलती है। कुछ कंडीशंस में यदि हम देखें, यूरिन का एनालिसिस हम करते हैं और जब डायग्नोसिस करेंगे तो जो डिसऑर्डर होते हैं इसमें, मतलब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, या तो ग्लूकोज मिलेगा या कीटोन बॉडी मिलेंगी या कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे उससे, ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया की, ठीक है। कब इसका रिजल्ट, जब डायबिटीज मेलिटस हो गया। डायबिटीज मेलिटस कब होता है, जब डेफिशिएंसी होंगी किस चीज की, यूरिन की, इंसुलिन की, ठीक है। इंसुलिन का जब डेफिशिएंसी होगा तो उस टाइम पे डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे। इसमें हम लोगों ने क्या समझे बेटा, हम लोगों ने समझे कि किडनी के अलावा लंग्स, लीवर और स्किन ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। हमारा लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में डेटा चेंज कर दिया बेटा, ये पर मिनट को चेंज किया, एक बार चेक करेंगे क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक। तो ये भी होता है। फिर इसके बाद देखिए आगे, लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो कि बाइल कंटेनिंग जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे बिलिरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, जो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं जब वो डिग्रेड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम लोग, स्टेरॉइड हार्मोन जब डिग्रेड होता है तो वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये डिग्रेड हो रहा, विटामिन या ड्रग्स को लीवर रिमूव करता है, ठीक है। कहां पास करेगा बेटा, ये हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट में, और वहां से बाहर निकल जाता है। फिर स्वेट ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड मैंने बताया था, जो हमारे स्किन में होता है, ये क्या करता है बेटा, कुछ सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं जो उसको सिक्रेट करके रिमूव करता है। जैसे स्वेट हमारे बॉडी से जब प्रोड्यूस होता है तो NaCl होता है, यूरिया होता है और लैक्टिक एसिड होता है। प्राइमरी फंक्शन स्वेट का क्या होता है बेटा, हमारे बॉडी को कूलिंग करना, लेकिन कूलिंग के साथ ही साथ जो है ये जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो हमारे स्किन के थ्रू भी जो है वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड आती है। सेबेसियस ग्लैंड में मैंने क्या बताया, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्स, ठीक है, सेबम के थ्रू जो ऑयली सब्सटेंस हमारे बॉडी से जो सिक्रेट होता है तो उसके थ्रू हमारा बॉडी जो होता है क्या करता है बेटा, सेबम को बाहर निकालता है। और स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है सलाइवा भी रिमूव करती है, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। तो ऐसे यहाँ पे हमारे ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए। फिर नेक्स्ट आते हैं बेटा कुछ डिसऑर्डर हम लोगों ने पढ़े। डिसऑर्डर में हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे यूरेमिया। यूरेमिया मींस क्या होता है, ब्लड में यूरिया का कंपोजिशन, कंसंट्रेशन यदि बढ़ जाए तो इस टर्म को यूरेमिया कहते हैं। अब ये कब होगा, जब किडनी फेल हो जाएंगी। किडनी फेल हो गई तो यूरिया को हमारे ब्लड से रिमूव करना है, जिसके लिए हमको हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस में कन्वेनिएंट आर्टरी जो है उसको हमको क्या करना पड़ता है, हमारे एक जो सेलोफेन ट्यूब होती है उससे हम कनेक्ट करेंगे। उस टाइम पे हम एंटीकोगुलेंट हिपेरिन ऐड करते हैं, और डायलिजिंग फ्लूइड जो होता है उसका कंपोजिशन एज इट इज हमारा जो प्लाज्मा है उसके जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये नहीं होना चाहिए। सेलोफेन ट्यूब जो है एक मेम्ब्रेन ट्यूब होता है बेटा, एक मेम्ब्रेन के समान होता है, जैसे कि इजीली जिससे उसमें ऑस्मोसिस जैसा रिएक्शन जो है आसानी से हो पाए। तो इस तरह से वहां पे ये एक मेम्ब्रेन के समान एक स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है जब यहाँ से पास होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमने देखे ना बेटा, यदि किसी मॉलिक्यूल का इधर साइड ज्यादा कंसेंट्रेशन रहा तो ये अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ क्या होगा बेटा, मूव करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है डायलिजिंग फ्लूइड में नहीं होने की वजह से, ठीक है, फ्रीली क्या होता है वहां से पास हो जाते हैं, कहां से, ब्लड से डायलिजिंग फ्लूइड में, ठीक है। उसके बाद हमको एंटी हिपेरिन ऐड करके वापस से ब्लड को रिटर्न बैक पहुंचा देना चाहिए, ठीक है, हो ही जाता है। 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट जो है हमारे वर्ल्ड में हर दिन बेटा इस मेथड का यूज करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हमने देखे थे, अल्टीमेट जो मेथड है बेटा किडनी का करेक्शंस। क्यों, क्योंकि हीमोडायलिसिस से हमने सिर्फ फिल्ट्रेशन वाला पार्ट तो हमने कर लिया, लेकिन किडनी बेटा जो हमारा हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन जो सिक्रेट कर रहा था, जो क्या करता है हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, ठीक है। जब आरबीसी ही नहीं बनेंगी तो फिर किडनी आप डायलिसिस करके कितने दिन जिंदा रह सकते हो। इसलिए अल्टीमेटली हमको एक
अनदर मेथड जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, इसका यूज करना होता है। ठीक है, रेनल फेलियर के करेक्शंस के लिए यूज होता है। ठीक, फिर किडनी का फंक्शनिंग हमने देखे, ट्रांसप्लांटेशन जो कि डोनर होता है, जो कि क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम चांस रहेंगे रिजेक्शंस के, और यदि क्लोज रिलेटिव रहा तो मिनिमम चांस रहेगा रिजेक्शंस का। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो काम करता है। कैसे करता है ये समझा है मैंने। फिर मॉडल क्लिनिकल जो प्रोसीजर जो देखा है, जिसमें रेट ऑफ सक्सेस जो है, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स जो है वो वहां पे यूज की गई। मतलब यहाँ पे इंक्रीज द सक्सेस रेट सच एज कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स, मतलब यहाँ पे ग्राफ रिजेक्शंस जो है इसके चांसेस बहुत कम आते हैं, क्योंकि कुछ अच्छी टेक्निक्स आज यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। रेनल कैलिकुलाई इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, जिसे कहते हैं ऑक्जेलेट, जो किडनी में फॉर्म होता है, जो हमारे यूरिन पासेस को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, वो रेनल कैलिकुलाई कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन का आ जाना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। तो फाइनली बेटा आज ये आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन भी मैंने कंप्लीट करा दिया। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का जो पोर्शन है फिर हम फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। काफी अच्छे से आपकी हेल्प और आपके सपोर्ट के साथ आज का हमारा ये वाला चैप्टर भी सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप अपनी स्टडी कीजिए, बेस्ट से बेस्ट स्टडी। सारे आपके लेक्चर्स जो है मैंने आपके अपलोड कर चुका हूं बेटा अपने इस ग्रुप में, ठीक है, या फिर यूट्यूब जो हमारा चैनल है यूट्यूब में मैंने पोस्ट कर दिया हूं। बहुत सारे आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे अनलिस्टेड में है, ठीक है, शायद आज मैंने पब्लिश भी किया हूं, कुछ तो भी नहीं हुए होंगे, तो आज मैं आप लोगों को, ठीक है, सारे लेक्चर यूट्यूब पे और आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करना है आप लोगों को। बेटा मुझे मैसेज कर देना तो लोकोमोशन का एनसीईआरटी में आपको पोस्ट कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम जिनने डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लो, नीट अपडेट हमारा ग्रुप है, इस पे आप ज्वाइन कर लो। और नहीं तो अनदर मेथड बेटा, ये लिंक याद रखो, या फिर जो यूट्यूब है उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये लिंक मिलेगा, और इस लिंक पे जब आप क्लिक करते हो, जिन लोगों को नहीं मालूम है उसके लिए ये मैसेज है, ठीक है, यदि आप इस लिंक को क्लिक करते हो तो अब तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सारे लेक्चर्स बेटा उसके लिंक वीडियो और उसके पीडीएफ नोट जो है आपको एक सिंगल क्लिक पे मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर भी आपको इन सारी चीजों का कुछ भी रिवीजन करना रहा तो आप बेटा ये सारी चीजें यहां से रिवाइज कर सकते हो, समझे। और ये मेरी इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो, और आपको एक सिंगल क्लिक पे सारा डेटा एक जगह पे अवेलेबल हो जाए। तो ये सारी चीजें बेटा इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ। बेटा कल टेस्ट नहीं है रिया, टेस्ट जो होने वाला है वो ट्यूसडे को होने वाला है, क्लास टाइम पे ही, जो आपका 10:30 का टाइम है ट्यूसडे, उस टाइम पे ओरल टेस्ट होगा। उसी दिन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कशन होगा। ओरल टेस्ट जो है कैमरा ऑन करने के लिए कहूंगा मैं, वीडियो ऑन रहना चाहिए ड्यूरिंग द दैट टाइम, ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, समझे। चलो तो फिर फाइनली एंड करते हैं आज का क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।